हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो एमपी स्पेशल जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी इस समय रनिंग में चल रही है। उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित जो सामान्य परिचय है, जो एमपी स्पेशल से क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं फर्स्ट पेपर के लिए, उन पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए ये है जब आप एक बार आप डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं और साथ ही साथ में इसके जो वैकल्पिक तैयारी करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी का काम करता है। तो इसलिए हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं उनको 1 to 1 करके देखेंगे। ठीक है, उसकी भौगोलिक स्थिति, विस्तार और धरातलीय संरचना को लेकर के, एक सामान्य परिचय को लेकर के क्या क्या इम्पोर्टेंट। देखिए वैसे तो जीएस का सेक्टर बहुत बड़ा होता है, मतलब इसका कोई और छोर अंत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य जानकारियां ऐसी होती हैं जो वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और जिन्हें जानना ही जानना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, अगर इसको आप तैयार करते हुए चलते हैं हमारे साथ में तो बेहतर निश्चित रूप से होगा। और इसकी प्रैक्टिस भी, क्योंकि जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन निकल सकता है उसको प्रैक्टिस टेस्ट में लगा दिया जाएगा। तो जब आप दोनों के माध्यम से एक बार रिटन थ्योरेटिकल भी पढ़ लेंगे और प्रैक्टिकली आप उसको जो है क्विज फॉर्म में जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। देखिए भारत का हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे हार्ट सेंटर में होता है, केंद्र में होने के कारण हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक विस्तार। तो देखिए भौगोलिक विस्तार पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो 26 डिग्री हाफ 26 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट तक। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश। तो अब ये अक्षांश और देशांतर, ये आपको ज्योग्राफी वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आप एक ग्लोब खींचने का काम करते हैं, सपोज करिए एक ग्लोब है, तो इस पे ये जो रेखाएं हैं, यानी ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 90 तक जो है ऊपर के साइड में, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। और इसी इक्वेटर से नीचे भी ये ऐसे लाइनें चली जाती हैं, इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो इसको ध्यान रखना है कि इसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाएं जो पड़ी पड़ी ऐसे दिख रही हैं। और जब हम इस तरीके से लाइनें ऐसे ऐसे खींचना शुरू कर दें तो इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी एक है लॉन्गिट्यूड, यानी ये जो रेखाएं हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड, और जो पड़ी हुई है उसको लेटीट्यूड, यानी लेटी लेटी रेखा है लेटीट्यूड, और लंबी लंबी जो रेखा है लॉन्गिट्यूड, यानी लंबी वाली देशांतर और जो इस तरीके से अक्षांश। तो हम अक्षांश की बात की जाए तो पूरा भारत ही जो है वो उत्तरी गोलार्ध में छात्रों। ठीक है, तो जब भारत ही उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका मतलब ये हो गया कि उत्तरी अक्षांश में हमारा एमपी भी उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि उत्तरी पूर्वी अक्षांश में, तो कभी आ जाए कि मध्य प्रदेश अवस्थित है तो किस में है, तो ये अगर इस लाइन से अगर आप लोग इसको थोड़ा सा सेपरेट करें, इस तरीके से अगर इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट कहलाएगा ईस्ट, और इस लाइन के इधर जो है मेरिडियन के इधर, ये इसको हम कहेंगे वेस्ट। ठीक है, यानी ये इतना पार्ट जो है ये वेस्ट हो गया, और इधर वाला जो पार्ट हो गया वो आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, ये जो पार्ट है ये ईस्ट हो गया, तो ईस्ट वेस्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका ये जो ऊपर का पार्ट हो जाएगा, ये जो ऊपर का पार्ट है उसको हम कहेंगे नॉर्थ और इसको कहेंगे साउथ। तो एक्चुअल में देखा जाए तो भारत की स्थिति नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट पे है, यानी यहाँ पर भारत की स्थिति है। ठीक है, तो भारत की स्थिति यहाँ पर अवस्थित होने के कारण क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसी तरीके से मध्य प्रदेश भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर हो गई बात। अब ये कहां से कहां तक है, तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26, यानी 21/6 से लेकर के 26:30 मिनट तक। ठीक है, तो ये आपको इसको थोड़ा सा फोकस करना होगा, इसको लर्न करना होगा। तो 21 के बाद में 6 से शुरू है तो 21 के बाद में 26, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 74 से लेकर के 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री और 48 मिनट। ठीक है, तो 74 से ये देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो इसको आपको लर्न करना है, 21 से 26। ठीक है, और 74 से 82, इसको 2-3 बार अगर आप कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। लगभग लगभग देखा जाए तो 5 डिग्री के आसपास में यहाँ पर, और यहाँ पर देखा जाए तो 74 के बाद में 6 है ना, 6 से 80 हो जाएगा, 6 to 8 है ना, 8 डिग्री के आसपास में यहाँ पर जा रहा है। तो मोटा मोटा 5 डिग्री अक्षांश का गैपिंग है और 8 डिग्री देशांतर का गैपिंग है।
तो ऐसे करके आप एक लर्न कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 21 और 74 डिग्री 9 ये देशांतर। तो इसी में आप ऐड कर लीजिएगा 5 यहाँ पे और 8 यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, क्योंकि देखिए आपका मैं कहता हूँ कि पेपर आसान मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन भी सामने होता है और आंसर भी सामने होता है, तो इसलिए आपको एक आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर इसके मध्य में स्थित है तो पूर्ण रूपेण, इसे पूर्ण रूपेण भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। अब ये क्या होता है, लैंड लॉक्ड एरिया, यानी इसके किनारे जो है कोई ऐसा जो है समुद्री तट नहीं है, ये चारों तरफ से ऐसा घिरा हुआ राज्यों से कि वहां पर वो लैंड लॉक्ड है, ठीक है। इसीलिए फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को 3 बृहद भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा 3 बृहद क्षेत्र है उनको जान लेते हैं। एक है मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है, एक आपका मध्य उच्च प्रदेश है, दूसरा पूर्वी पठार है और तीसरा उत्तरी दक्कन है। यानी अगर पूरे मैप को अगर हम लोग देखें तो एक है मध्य उच्च, ठीक है, मध्य उच्च क्षेत्र, यानी ये जो आपका जो मध्य वाला क्षेत्र है इसको मध्य उच्च क्षेत्र हम कह लेंगे, ठीक है। उसके बाद में पूर्वी पठार, ये पूरब के साइड वाले पठार की बात की जा रही, और एक है उत्तरी दक्कन की बात। तो ये तो आपका इतना जो ये पार्ट है इसको पूरा का पूरा ये यहाँ तक ग्वालियर तक लेकर के इसको हम जो है मध्य उच्च क्षेत्र कहेंगे। और उत्तरी दक्कन क्यों कहते हैं, क्योंकि नीचे जो है दक्कन का क्षेत्र यहाँ पर आता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से यहाँ पे कर दें। ये जो दक्कन का क्षेत्र है तो ये आपका चूंकि ये उत्तर वाला पार्ट पड़ जाता है इसलिए हम इसको उत्तरी दक्कन कहते हैं। तो 3 मेजरली पार्ट यहाँ पर बने हुए हैं और वो कौन कौन से हैं उनको आपको ध्यान रखना है। एक तो ये पार्ट है, ठीक है, और दूसरा ये आप है। तो 3 पार्ट यहाँ पर अलग अलग तरीके से बन गए, इनको आपको ध्यान रखना है कि उच्च मध्य उच्च क्षेत्र हो गया, ठीक है, दूसरा पूर्वी पठार हो गया और तीसरा उत्तरी दक्कन। तो ये तीनों पार्ट है, इनको आपको ध्यान रखना। अब दूसरी चीज है, कुछ यहाँ पर बेसिक जानकारियां हैं उनको भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। कौन कौन सी बेसिक जानकारियां हैं उनके बारे में। जैसे देखा जाए तो वास्तव में जब ये पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो गोंडवाना और डेडवाना 2 लैंड, पहले अंगारा लैंड का जो है डिवीजन हुआ तो गोंडवाना और जो है डिडवाना 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ 2 पार्ट में, तो गोंडवाना और ये गोंडवाना हो गया और उसके बाद में डिडवाना। तो गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी वास्तव में जो प्राचीन सबसे प्राचीनतम जो गोंडवाना लैंड है उसी का ये भाग बना हुआ है ये आपका, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, तो इसको आपको ध्यान रखना है, गोंडवाना लैंड का ये जो हिस्सा है। दूसरी चीज है, ये 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आ जाती हैं कि 82.5 डिग्री, ठीक है, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जिसे हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, इसको लर्न करके रखना है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारत की मानक समय रेखा, ये कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से, ठीक है। तो यहाँ सिंगरौली से इसको गुजरती है, इस रेखा को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भारत की जो मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ये कहाँ से गुजरती है, ये सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से, ये आपको इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है कि एक जो है यहाँ पर कर्क रेखा भी जो इधर से इधर की तरफ में जाती है, ठीक है, यानी पृथ्वी के अगर बीच में देखा जाए तो भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री ये ऊपर जो नॉर्थ में है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो याद ध्यान रखिएगा कर्क रेखा, और नीचे 23.5 जो साउथ में है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश उसको कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भी इसके मध्य से गुजरती है, जो कि यहाँ पर नर्मदा रिवर है उसी के पैरेलल ही गुजरती है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये कितने जिलों से होकर के गुजरती है, कौन नजदीक पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भोपाल से कहाँ किन किन जिलों से होकर गुजरती है, तो इस पे ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए इसको आपको तैयार करके रखना होगा। अब हम लोग जो है इसमें बात करें कि जो कैसे किस तरीके से इसके पार्ट जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से अगर छात्रों हम लोग यहाँ पर बात करें कि टोटल देखें कौन कौन से राज्य, तो सब उत्तर के अंदर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ साइड में देखा जाए तो ये जो ऊपरी भाग है एमपी का ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे टच करता है, ठीक है, जो ग्वालियर वाला पार्ट है। अगर हम पश्चिम के अंदर में देखें तो पश्चिम में 2 राज्य हैं, एक गुजरात जिसकी सबसे कम सीमा यहाँ टच करती है और दूसरा है राजस्थान। तो पश्चिम में 2 राज्य टच करते हैं, ठीक है, नॉर्थ में उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश हो गया। और अगर हम लोग दक्षिण में अगर बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है ये आपका पूर्व में टच करता है, ठीक है।
और अगर साउथ में बात की जाए तो महाराष्ट्र। तो इस तरीके से देखा जाए तो राजस्थान 1, गुजरात 2, महाराष्ट्र 3 और छत्तीसगढ़ 4 और उत्तर प्रदेश 5, यानी टोटल मिलाकर के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, लेकिन 5 स्टेट ऐसे हैं जिनसे पूरा कवर्ड है। अगर हम लोग बात करें ऐतिहासिक रूप से तो ब्रिटिश काल के अंदर में, यानी 1947 के पहले की अगर बात की जाए तो एमपी को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना, और उस समय उसकी राजधानी जो है नागपुर हुआ करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश काल में क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश काल में कौन राजधानी हुआ करती थी, तो वो हुआ करती थी सेंट्रल वाला, ये जो है प्रोविंस सेक्टर। एक मिनट छात्रों, इसको जो है थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इसको नागपुर क्षेत्र में कहते थे। 1953 में क्या हुआ था, 1953 के अंदर में गठित एक भाषाई आधार पर राज्यों का, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का जो आयोग बना हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। ये पूछा भी जाता कई बार, कब गठन हुआ था, 1953 में, और इसी की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 में यानी पहली बार राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और ये किस आधार पर किया जाता, भाषाई आधार पर किया गया। तो भाषाई आधार पे करके जहां नागपुर राजधानी थे वहां से राजधानी आकर के भोपाल बन गई। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एमपी की पहले राजधानी क्या थी, नागपुर, और बाद में ट्रांसफर होकर के क्या बन गई, भोपाल बन गई। कब बन गई, 1 नवंबर 1956 से। ठीक है, और तब से लेकर आज तक यही राजधानी है, तो इसको ध्यान रखना है, ये उसका स्थापना वर्ष है। अब आगे हम लोग इसको देखेंगे कि 26 डिग्री एंड हाफ यानी 30 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, वो मध्य प्रदेश के लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। और किसके पैरेलल है, नर्मदा नदी। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसको आपको ध्यान रखना, किस नदी, नर्मदा है कि ताप्ती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको नर्मदा लगाए। वैसे नर्मदा और ताप्ती दोनों ही पैरेलल जाती है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा चूंकि लंबी नदी है, ठीक है, तो समानांतर गुजरती है। और इस रेखा पर एमपी के 14 जिले, यानी कर्क रेखा पर जो है महाराष्ट्र के कितने जिले हैं, तो 14 जिले आते हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी अगर हम लोग इधर से इधर की तरफ में देखें, ये जो आपका पूर्व है, और इधर से इधर की तरफ में, यानी अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम की तरफ में अगर आए तो कौन कौन से जिले पड़ेंगे, इनका सीक्वेंस हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, और इसको मैप में भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जिला जो आपका पड़ जाता है वो आपका सीहोर। ठीक है, तो पहला जिला जो आपका पड़ जाता है वो आपका सीहोर। सीहोर हो गया, शहडोल हो गया, उमरिया हो गया, कटनी हो गया, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, ठीक है, आगर मालवा और उज्जैन, और लास्ट में रतलाम। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल मिलाकर के 14 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो यहाँ पर 3,08,252, तो 3,08,252, यानी इसको ऐसे करके लर्न कर लीजिएगा, 30 यानी 308252। ठीक है, 308252 ऐसा मोबाइल नंबर की तरह 308252। ठीक है, तो 308252 ये वर्ग किलोमीटर ये है। और जो कि अगर हम लोग देखा जाए तो 1 नवंबर 2000 को 16 जिले क्या हुए गए थे, जो छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो इसलिए इसका जो टोटल जो भी था पहले, उसमें 43.85% लगभग आधा चला गया। तो 43.85% जो है क्षेत्रफल कम हो गया था। और कम होने के बावजूद पहले तो ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जब इतना भाग कम हो गया तो भारत का यह राजस्थान के बाद में द्वितीय नंबर का राज्य हो गया। यानी राजस्थान अब क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर पर जो है वो मध्य प्रदेश हो गया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा ही है। ठीक है, यानी भारत का जो भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 10% से भी कम, यानी 9.38% जो है यही हिस्सा, ये क्षेत्रफल जो है एमपी का है। अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप इसको तैयार करके, तो वो आपका सिंगरौली है। ठीक है, यानी उत्तर अगर देखा जाए तो सबसे उत्तर में सिंगरौली,
और सबसे दक्षिण में अगर देखा जाए तो अलीराजपुर। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में अलीराजपुर। छात्रों यहाँ थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो गया है। उत्तरी जिला की जगह पर इसको पूर्वी जिला कर देंगे। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला ये सिंगरौली हो गया, और जबकि सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, ये पश्चिमी जिला अगर कहेंगे तो ये अलीराजपुर हो जाएगा। और सबसे उत्तर में अगर कहेंगे इसको उत्तर, तो वो मुरैना हो जाएगा। और सबसे दक्षिण में अगर कहेंगे तो इसको बुरहानपुर। तो ये थोड़ा सा इसको अपडेट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है। उसको क्या, सिंगरौली की बात की जाएगी तो ये आपका पूर्वी, ठीक है, इसको अपडेट कर लिया, सिंगरौली पूर्वी में है। अलीराजपुर की बात की जाएगी तो वो आपका पश्चिम में हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे मुरैना की तो ये उत्तर में हो जाएगा। और अगर हम दक्षिण में करेंगे तो ये आपका बुरहानपुर हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अगर देखा जाए इस तरीके से तो टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो वो 52 है, यानी जैसे ताश के पत्ते हैं तो 52 ऐसे। तो ये 52 जिले हैं इसमें, ठीक है, जिसमें जो 17 जिले हैं वो लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। लैंड लॉक्ड मतलब हो गया कि मध्य प्रदेश के ही जिलों से है, यानी वो कहीं भी किसी भी राज्य से भी टच नहीं है, यानी कहीं भी उनकी बाउंड्री टच नहीं करती। तो टोटल लैंड लॉक्ड अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी तो 17 इसको ध्यान करिएगा। और 10 संभाग है, कमिश्नरेट 10 जो है रखेंगे। अगर हम लोग इसी में बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वो निवाड़ी है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना है कि निवाड़ी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी सबसे छोटा है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे छोटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से सबसे छोटा कौन है, निवाड़ी है। जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा छिंदवाड़ा है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला जो है वो इंदौर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें कि सर्वाधिक सीमा जो स्पर्श करता है, यानी इसकी बाउंड्री टच करती है, वो किससे, उत्तर प्रदेश से। 14 जिले, यानी एमपी के 14 जिले उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। और जबकि सबसे कम सीमा जो स्पर्श करती है, यानी टोटल 5 राज्य हैं, 5 में से सबसे ज्यादा स्पर्श करता उत्तर प्रदेश है और सबसे कम गुजरात। केवल 2 जिले हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। तो ये दोनों ध्यान रखना है। निम्न में से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो राजस्थान की सीमा से स्पर्श करता है या राजस्थान की सीमा से स्पर्श नहीं करता, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि जो ज्यादा है वो तो नहीं आते, लेकिन ये है कि आपको ध्यान, जो छोटे हैं उनको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सीमा से, तो 6 ऐसे जिले हैं जो छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से बात की जाए तो 10 जिले, और महाराष्ट्र से बात की जाए तो 9 जिले। तो इस तरीके से ये जो है अभी आपको मैप में भी हम आपको दिखा देंगे कि कौन कौन से जिले कैसे क्या टच करते हैं। तो आप इनको देखिए कैसे कैसे जिले हैं और ये टच करते हैं। अब अगर हम लोग भारत के नक्शे को देखें तो भारत के नक्शे में अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये पार्ट ही आपका मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो भारत के नक्शे में अगर आप इसको देखें तो इस तरीके से ये जो मैंने ग्रीन पार्ट कर दिया, ये आपका, ये भाग जो है ये केवल क्या है, ये आपका, इसमें भी छात्रों ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना भाग है, ये यूपी का ही पार्ट है। ठीक है, ये ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है ये यूपी का ही भाग है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो मध्य प्रदेश का जो है हो गया। दूसरी चीज, अगर हम लोग इसके नक्शे को जरूर आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे किस तरीके से चीजें इसमें बढ़ेंगी। यानी पूर्वी देशांतर में बात की जाएगी तो 84, ठीक है, 82 से 4 पॉइंट, ये तो आप लोगों को बताया गया। एक कभी कभी आ जाता है कि जैसे देखिए सिंगरौली यहाँ पर सबसे ज्यादा और अलीराजपुर यहाँ पर सबसे पश्चिम में। ऊपर देखा जाए तो मुरैना सबसे ऊपर है। ठीक है, ये चूंकि इस तरीके से बाउंड्री यहाँ तक टच है तो इसीलिए मुरैना सबसे उत्तर में है, इसको ध्यान रखिएगा उत्तर में। और दक्षिण में अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर देखिए बुरहानपुर। ठीक है, ये आपका दक्षिण है। तो सबसे दक्षिण में ये हो गया, सबसे उत्तर में जो है आपका मुरैना हो गया, सबसे पूर्व में सिंगरौली हो गया, और सबसे पश्चिम में आपका अलीराजपुर हो गया। ठीक है, एक कभी कभी क्वेश्चन आप जो है आ जाता है कि अगर हम लोग ऐसे इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखें, अलीराजपुर से लेकर के और सिंगरौली तक का देखें, तो ये जो लेंथ है ये ज्यादा है। ठीक है, इन द कंपेरिजन किसके, ये आपके इस कंपेरिजन यानी नॉर्थ टू साउथ। तो अगर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अगर हम लोग देखें छात्रों,
तो ये क्या डिस्टेंस है इसको आपको, तो जो पूर्व से पश्चिम की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो आपका 870 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिम की डिस्टेंस जो है वो 870 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण में 605 है। कुछ किताबों में 805 लिख उठा है गलती से, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि 600, उत्तर से दक्षिण में 605 और पूर्व से पश्चिम में जो है ये 870 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो छात्रों इस तरीके से आज का ये जो लेक्चर है, थोड़ा सा कोशिश मैंने किया है कि इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है। अब अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे अब ये जनसंख्या वाला जो पार्ट मैंने बताया, तो जब हम सेंसक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें पूरे डेटा बताएंगे, साक्षरता हो, चाहे वो SC ST की संख्या हो, तो जो भी मतलब डेटा है, ठीक है, महिला साक्षरता हो, पुरुष हो, या ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, वो पूरा पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन यह है कि अभी जो एक सामान्य जानकारी के रूप में ये लेक्चर मैंने आप लोगों तक डिलीवर्ड किया है, और इसमें जो भी चीजें हैं उनको हम आगे बढ़ाते हुए 1 to 1 कर करके इनकी भौगोलिक सीमा क्या है, और भौगोलिक के साथ पॉलिटिकल को भी इंक्लूड करते हुए हम लोग 1 to 1 करके, चाहे इनका एग्रीकल्चर हो, चाहे करंट का पार्ट हो, चाहे वो उद्योग धंधे हो, सारे पार्ट को हम लोग 1 to 1 करके कवर करेंगे। अब आप लोग इसको जो है इस PDF को अपने पास में डाउनलोड करके रख लीजिए। लेकिन ये है कि मैंने बार बार कहा है कि जब आप PDF को लें तो उसको क्या करें, उसको प्रिंट आउट करके या तो रख लें, पहली चीज, अदरवाइज फिर वो रखा का रखा रह जाएगा। और प्रिंट आउट करके उसके बाद में लेक्चर के साथ में, जैसे मैं अपडेट करता रहता हूँ चीजों को, वैसे इसको अपडेट करें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।